हम भारतीय लोग पाकिस्तान से मैच खेलने पर दुनिया भर की डिबेट करते हैं कि सीमा विवाद चल रहा है, सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो हम उनसे मैच खेलें या ना खेलें। लेकिन हम बजट पर ध्यान नहीं देते कि सरकार जब बजट पेश करती है तो डिफेंस को कितना दी है, सेना की सुरक्षा, नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए सरकार ने कितना पैसा दिया है। इसलिए हम बात करेंगे कि बजट का कितना हिस्सा सेना को मिला, हमारी सेना कितनी मजबूत है, कितनी सशक्त है, वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है और हम परमाणु संपन्न देश कैसे बने। भारत के पास कौन कौन सा हथियार है, हम इतनी मिसाइल कैसे बना लिए और हम टेक्नोलॉजी का कितना यूज करते हैं। लाखों सैनिकों का मैनेजमेंट कैसे हो पाता, हाल ही में कितने सैनिक शहीद हुए, हम हथियार खरीदने के मामले में दूसरे देशों पर इतना डिपेंड क्यों हैं और अग्निवीर आखिर क्यों। देश की सुरक्षा का क्रेडिट नेता लोग लेते हैं और कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन असली सुरक्षा जिसके हाथ में होती है उसे हम कितना क्रेडिट दे पाते हैं। जो सियाचिन की बर्फ से ढकी सीमा हो या फिर राजस्थान की -50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी हो या फिर लद्दाख का वो क्षेत्र हो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो सीमा की रक्षा करना और देश भर में कहीं पर भी आपदा है वहाँ पर खड़े रहना या फिर लोकतंत्र के मतदान के लिए मतदान केंद्र की रक्षा करना या फिर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली चीन जैसे देश का डटकर सामना करने वाली और भारत की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाली भारतीय सेना है, जो साल में एक बार 26 जनवरी को अपना सैन्य शक्ति प्रदर्शन करती है, जिसमें हथियार, मिसाइल, फाइटर जेट का प्रदर्शन करती है, बेसिकली अपनी ताकत दिखाती है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि जिस देश की सीमा पाकिस्तान और चीन जैसे देश की सीमा से लगी हो और सीमा पर अक्सरी झड़प भी हो चुकी हो, ऐसे देश को ऐसा इतना सक्षम होना जरूरी है कि वो किसी भी देश का सामना कर सके। आज भारत में चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। हमारे पास संख्या तो बढ़ गई लेकिन उनकी सुरक्षा देखी जाए तो हर तीसरे दिन एक सैनिक शहीद हो जाता है। आज चीन अमेरिका के पास 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, 6th जनरेशन पर काम कर रहा है, हम अभी भी 4.5 पर ही अटके हुए हैं। आज हमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार और रोबोटिक्स, सैनिक, स्पेस फोर्स, मिलिट्री, सैटेलाइट्स, बायोटेक, नैनोटेक में बहुत तेजी से काम करने, इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें बढ़ाना होगा अपना बजट। जहां अमेरिका डिफेंस में लगभग 800 बिलियन खर्च करता है और चाइना लगभग 300 बिलियन खर्च करता है, वहीं भारत मात्र 70 से 80 बिलियन खर्च करता है। 2025 में भारत ने रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपए, जो कि कुल रक्षा बजट का 13.45% होता है। ऐसा ही हर बार रक्षा बजट का आधा पैसा सैलरी और भत्ता देने में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो बचता है उसमें टेक्नोलॉजी भी विकसित करनी रहती है और हथियार बनाना भी रहता है और दूसरे देशों से हथियार खरीदना भी रहता है। जैसे फ्रांस से राफेल, स्कॉर्पियन, पनडुब्बी, वैसे ही रूस से MiG-29, सुखोई, INS विक्रमादित्य, ऐसे ही कई देशों से हमें खरीदने पड़ते हैं। और जो हम हथियार खरीदते हैं उस पर भी कभी कभी राजनीति होने लगती है, जैसे राफेल डील। तो 2012 में कांग्रेस ने 126 राफेल खरीदने के लिए फ्रांस की कंपनी डजाल्ट एविएशन से बातचीत शुरू की, जिसमें से 18 राफेल फ्रांस से बनकर आने थे और 108 राफेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने थे, जो कि एक सरकारी कंपनी है। उस समय एक राफेल की कीमत तय हुई थी लगभग 526 करोड़ रुपए। इस डील में 2 शर्त रखी गई, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना और दूसरा जो भारत में बनना था वो सरकारी कंपनी HAL द्वारा बनवाना था। लेकिन डील में इतनी देरी हो गई कि 2014 आ गया और कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा की सरकार आ गई और भाजपा ने कांग्रेस के 126 राफेल डील को कैंसिल करके 2016 में नए सिरे से बातचीत शुरू की और 36 बने बनाए राफेल को खरीदने का फैसला लिया, जिसमें एक राफेल की कीमत लगभग 1670 करोड़ रुपए, जिसमें हथियार, सपोर्ट सिस्टम और रख रखाव भी शामिल था। रख रखाव के लिए HAL को हटाकर नई कंपनी जो 2015 में बनी थी, रिलायंस डिफेंस को दे दिया गया। इसलिए राफेल पर खूब राजनीति हुई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें इतना खरीदना क्यों पड़ता है? क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते जब हमारे पास DRDO, HAL, ISRO जैसी तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर सकती हैं? जैसे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत आजकल की नहीं है, ये 1958 का बना हुआ है। इसका काम ही था भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना और नौकरशाही, और इसके प्रोजेक्ट में देरी होने की वजह से इसका भी बहुत असर पड़ा। देखा जाए तो इस साल जो बजट दिया गया है वो 26,816.82 करोड़ रुपए दिया गया है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश के पास भारी बजट होने की वजह से रिसर्च भी अच्छे से करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई। उनके मुकाबले भारत की जो DRDO है अभी भी बहुत सीमित है। यही देखा जाए, अगर DRDO को ISRO की तरफ फ्री हैंड छोड़ा जाए
तो हो सकता है ये भी इन सब के मुकाबले आ जाए। हालांकि डीआरडीओ को जब जब मौका मिला तो उसने अपने आप को साबित करके दिखाया, चाहे अग्नि मिसाइल हो, पृथ्वी मिसाइल हो, अर्जुन टैंक हो या फिर एंटी सैटेलाइट मिसाइल हो। जैसे विदेशों में प्राइवेट कंपनियां अपने देश के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसके साथ मिलकर काम करती हैं, वैसे ही भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियां अगर मिलकर डीआरडीओ जैसी कंपनी के साथ काम करने लगे तो यहाँ का डिफेंस सिस्टम बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन यहाँ की प्राइवेट कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो फिराक में रहती हैं कि कब कौन सी सरकारी कंपनी बिक रही है। यही हाल HAL का भी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत को रक्षा क्षेत्र में और एरोस्पेस में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, चाहे तेजस हो, सुखोई हो या फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर। और तो और इसरो के साथ मिलकर रॉकेट इंजन और सैटेलाइट लॉन्चर भी बनाया। कांग्रेस ने जो 108 राफेल की डील की थी वो HAL से ही बनवानी थी। ये दूसरे देशों को हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, रॉकेट जैसी चीजें बेचने भी लगा और भारत में डिफेंस सिस्टम के लिए HAL रीढ़ की हड्डी की तरह है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास HAL भी है, इसरो भी है, DRDO भी है, BARC भी है, जैसी तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो हमको आगे लेके जा सकती हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है बजट और ब्रेन ड्रेन में। ब्रेन ड्रेन भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या। IIT, NIT, ISC जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले साइंटिस्ट, इंजीनियर, रिसर्चर जो होते हैं 60 से 70% तक अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में चले जाते हैं। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका, कनाडा, UK, जर्मनी जैसे देश जाते हैं वो वहीं पे बस जाते हैं। आज भी हमारे वैज्ञानिकों को बेहतर सुविधा, सैलरी और रिसर्च के लिए फ्रीडम दे दिया जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के टॉप पर लाकर खड़ा कर देंगे। क्योंकि जिस देश के साइंटिस्ट तमाम बंदिशों के बावजूद अमेरिका जैसे देश को चकमा देकर परमाणु पर शिक्षण कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम को, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट को और DRDO के साइंटिस्ट को, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी में हमें वो सफलता दिला दी जो आज दुनिया के मात्र 9 देशों के पास है। भारत ने 1998 से पहले 1974 में ही एक परमाणु प्रशिक्षण कर लिया था। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत पर अमेरिका और अदर कंट्री बैन लगा दी थी कि टेक्निकल और न्यूक्लियर इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता। फिर भी भारत दुनिया और अमेरिका की CIA को चकमा देते हुए 1998 में राजगोपाल चिदम्बरम और APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 11 मई और 13 मई को प्रशिक्षण किया और उसमें सफल है और दुनिया में अपना लोहा बनवाए। भारत परमाणु शक्ति के साथ साथ और किसी चीज में आगे है तो वो है मिसाइल। भारत मिसाइल बनाता भी है और बेचता भी है। इसरो और DRDO का कमाल ये है कि भारत अपनी 70 से 75% मिसाइल खुद बनाता है। आज भारत के पास अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, आकाश, नाग, सगारिका जैसी तमाम मिसाइल है, लेकिन हमारे पास मात्र 4.5 जनरेशन का ही फाइटर जेट है। चीन आज 6 जनरेशन पे काम कर रहा है और 5 जनरेशन तो वो बेच रहा है। हो सकता है 2027 तक वो पाकिस्तान को 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बेच भी दे। जनरेशन बढ़ना यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे काम करना, यानी कि साउंड से 5 गुना तेज। देखा जाए तो 6174 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हाइपरसोनिक हथियार के सामने मिसाइल और रडार दोनों काम नहीं कर पाते। भारत में भी DRDO लगातार लगा है और सफल भी हो रहा है। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लाने के लिए भारत को अपना बजट और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रक्षा बजट आता है उसका आधा पैसा सैलरी, पेंशन, भत्ता देने में खत्म हो जाता है। अग्निवीर भी लाने का यही कारण है कि 75% हर 4 साल पे जब हट जाएंगे तो काफी पैसा बचेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक बचेगा। लेकिन सरकार के पास एक और ऑप्शन है कि सरकार अगर रक्षा बजट बढ़ा दे तो अग्निवीर 4 साल के बाद रिटायर्ड नहीं होंगे, क्योंकि जिस देश में बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि लोग डंकी करके अमेरिका जैसे देश भाग रहे हैं और वहां से बेड़ियों से बंधे हुए वापस आ रहे हैं। देखा जाए तो रेलवे भी घाटे में चली जाती है। रेलवे के 2 पहलू हैं, एक गुड ट्रांसपोर्ट, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। गुड ट्रांसपोर्ट हमेशा प्रॉफिट देता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा घाटे में लेके जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको बंद ही कर दिया जाए। भारत में इजराइल और रूस की तरह न युवाओं की कमी है न जनसंख्या की कमी है। यहाँ पे कमी है तो वो है रोजगार की। और 75% जब अग्निवीर रिटायर्ड होंगे तो फिर से रोजगार खोजेंगे। सरकार अगर अपने कुल बजट का 15 से 20% रक्षा बजट को दे तो अग्निवीर को खत्म किया जा सकता है।